दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी विषय पर दोस्तों क्लास लेकर हाजिर हूं और आज हमारी छठी क्लास है। जिन बच्चों ने पीछे के क्लास को नहीं देखा एक बार देख लीजिए। इस 6 जो क्लास में दे रहा हूं दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस सेट की क्लास है। यहाँ क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करें। इसके पहले चैप्टर डिटेल चैप्टर आपको पढ़ाएगा, लगभग 30 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, तो वो 30 लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा और उसके साथ साथ ये वाला लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारी टीम ने आपके लिए 2 किताबें तैयार किया है। एक किताब दोस्तों प्रैक्टिस सेट की किताब है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया, कुल मिला के 15 और 15 के 15 सॉल्यूशन के साथ दिए। जो दूसरी किताब है दोस्तों इसमें कुल 90 पेपर को कवर किया गया, 5 स्टेट के पुलिस एग्जाम के जीएस विषय को कवर किया गया है। तो दोनों किताबें आपके लिए शानदार सी हैं और ये कॉम्बो ऑफर में दोस्तों आप कम प्राइस पर किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। हमसे डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं, यहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और एक एक सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला सवाल लिख रहा दोस्तों, ये 19 दिसंबर 2020 में शिफ्ट 2 वाले सेशन में दोस्तों पूछा गया सवाल है कि मां ने बाजार से खरीदा, क्या खरीदा? लिख रहा जलेबियां खरीदा। देखिए जलेबियां इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि जलेबियां जो शब्द है दोस्तों यह स्त्रीलिंग शब्द है। एक तो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ऊपर से दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग भी है, प्लस जलेबियां क्या है दोस्तों, यह बहुवचन भी है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों यह खरीदा नहीं होगा, खरीदी होना चाहिए। उसी तरह से साड़ियां भी क्या दोस्तों, स्त्रीलिंग भी है और बहुवचन भी है। दोस्तों छाता क्या है, छाता जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, छाता क्या पुल्लिंग शब्द है, प्लस दोस्तों छाता एक वचन भी है। ठीक है, तो यह आपका सही जवाब हो सकता है। ठीक है, हालांकि जो आयोग ने राइट आंसर माना है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 माना है कि माता ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा। ठीक है, बहुत कुछ खरीदा, ये आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों आप यहां पे याद रखेगा आयोग ने ही माना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक छाता भी सही हो सकता था। फिलहाल आयोग की लेके चलिए, बहुत कुछ यहां पर दोस्तों सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, इस एक को किस वजह से गलत कर दिया? मुझे लगता है इस छाता एक जो क्वांटिटी लिखा दोस्तों, जैसे मुझे एक गिलास पानी दो तो एक बोलने की जरूरत नहीं होता, एक ही गिलास पानी होता। उसी तरह से होना चाहिए कि मां ने बाजार से छाता खरीदा, एक छाता खरीदा, शायद इस वजह से यहां पर इसे गलत माना जा रहा है और बहुत कुछ वाले ऑप्शन को सही माना जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप अपने भी विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, पर्यायवाची से मिलते जुलते कुछ शब्दों को यहां फिल करना है। लिख रहा है तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है, क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय निशान है? नहीं। राष्ट्रीय पताका है? नहीं। राष्ट्रीय चिन्ह है? नहीं। तिरंगा क्या है दोस्तों? ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। क्या दोस्तों? ध्वज है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाए कि झंडा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो झंडा का पर्यायवाची हम क्या क्या पढ़ते हैं? झंडा का पर्यायवाची निशान होता है, झंडा का पर्यायवाची केतु होता है, झंडा का पर्यायवाची पताका होता है ना, ये सब झंडा के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहां पर ध्वज जो शब्द है दोस्तों, वह ध्वज इस यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तो बहुत आसान सवाल है। अच्छा, कई बार बच्चों को लग भी सकता है कि सर ये तो बहुत आसान है। अरे भाई मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आपसे परीक्षा में पूछे गए सवाल है, मैं वही सवाल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसी सीरीज में दोस्तों इसके पहले भी 30 लेक्चर दिया जा चुका है। जिस बच्चों को लगे कि नहीं सर हमें चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, तो यूपीपी के लिए दोस्तों पहले भी आपको 30 लेक्चर दिया जा चुका है, तो वो 30 लेक्चर की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो वाली क्लास जाके आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये वाली क्लास देखने के बाद तब दोस्तों आज की जो हमारी छठी क्लास है आप यहां पर आइए और आगे भी ये क्लास आपको दी जाएगी, तब आप उसे आगे भी देखते रहिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगला सवाल लेके, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण कौन है दोस्तों? अच्छा, पहला लिखा प्रत्येक, तो प्रत्येक को हम कहते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे प्रत्येक बोधक कहा जाता है। और प्रत्येक बोधक के एग्जांपल में क्या आता है? जैसे मान लीजिए कभी परीक्षा में प्रत्येक दे दे, या कभी परीक्षा में हर एक दे दे, या कभी परीक्षा में एक एक दे दे, तो ये सब किसके उदाहरण दोस्तों? ये प्रत्येक बोधक के उदाहरण है। जो आपसे पूछ रहा है, अच्छा 1 2 3 4 दोस्तों, ये गणनावाचक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये गणनावाचक होते हैं। क्या होते हैं? गणनावाचक विशेषण होते हैं। इसी तरह से अगर लिख देता दोस्तों पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तो ये क्या होते हैं दोस्तों? ये सब जो होते हैं इन्हें कहते हैं क्रमवाचक। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अब दोस्तों कंफर्म हो गया कि पहला और तीसरा उत्तर नहीं,
अब जो दिमाग खराब होने वाला है वो दूसरे और चौथे में होने वाला है। दूसरे ऑप्शन में दे रहा है दूना, दूना मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और या तो दे रहा तीनों, चारों, पांचों। ठीक है, तो ये चारों पांचों दोस्तों किसे बताता है? ये समुदाय को बताता है। ठीक है, चाहे इसे समुदाय बोधक कहिए, समुदाय वाचक कहिए, या फिर इसे दोस्तों समूहवाचक कहिए। ठीक है, क्या कहिए? समूहवाचक कहिए, एक ही बात है। इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 याद रखेगा। ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ये मत कीजिएगा। ठीक है, ये मत कीजिएगा। ये 2 गुना, 3 गुना क्या दोस्तों? ये बारंबारता को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान पर सही शब्द चुनकर भरिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर सामान रखे नहीं, पैसे रखे नहीं, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता है। ये तो बहुत आसान सा है, अब इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। इस तरह के सवाल इसलिए दिए जाते हैं ताकि 2-4 नंबर आपको फ्री में मिल जाए परीक्षा में। ठीक है, लेकिन कठिन सवाल भी आते हैं। आइए कुछ कठिन सवाल भी मिलने वाले हैं, जरा उस पर ध्यान देते हैं। देखिए कठिन सवाल है, हर बच्चा इसका जवाब नहीं दे सकता कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब दिया गया। ठीक है, ये जो सलाका सम्मान दोस्तों, ये हिंदी अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। क्या दोस्तों? यह सर्वोच्च सम्मान है जो किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? हिंदी अकादमी द्वारा दिया जाता है। कितना इसमें दोस्तों प्राइज मनी कितना दोस्तों? जो कोई इसको जीतता है वो कितने रुपए का पुरस्कार जीतता है? तो याद रखेगा वो दोस्तों 5 लाख रुपए का पुरस्कार जीतता है। पहले इसके अगल बगल की चीजें आप याद रखिए, 5 लाख रुपए का पुरस्कार जीतता है। अब एक सवाल आता है कि पहली बार ये सलाका पुरस्कार किसे दिया गया, या फिर सलाका पुरस्कार की स्थापना दोस्तों कब हुआ है? मान लीजिए अगली बार आपसे परीक्षा में पूछ दे, क्या स्थापना पूछ दे, क्या पूछ दे? स्थापना। तो क्या बताएंगे दोस्तों? 1986 में। जी हां दोस्तों, 1986 में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया। कब किया गया? 1986 में स्थापना किया गया। अब बच्चा सोचेगा सर 87-88 कर ले, नहीं, 87-88 में जो पहली बार यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है, पहली बार तो 86-87 में दिया गया होगा, तो यह दिया गया दोस्तों डॉक्टर रामविलास वर्मा जी को। किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास वर्मा जी को दोस्तों पहली बार यह सलाका पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम त्रिलोचन शास्त्री जी की बात करें तो त्रिलोचन शास्त्री को यह पुरस्कार 1989-90 के दौरान दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इतना जाके डीप में दोस्तों अगर सवाल पूछेगा तो मैं नहीं लगता कि कोई बच्चा इसका जवाब दे भी पाएगा। आखिरी बार दोस्तों यह पुरस्कार 2018-19 में दिया गया था, उसके बाद से यह पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों डॉक्टर विश्वनाथ शास्त्री जी को। किसे दिया गया? डॉक्टर विश्वनाथ शास्त्री जी को दोस्तों 2018-19 के दौरान पुरस्कार दिया गया। उसके बाद से पुरस्कार नहीं बट रहा है, उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना के बाद से पुरस्कार बटा ही नहीं, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो बाकी का ऑप्शन दोस्तों गलत है। वैसे बहुत डिफिकल्ट सवाल है, सच बताएं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग या तो दोस्तों पहला याद रखते हैं, या तो दोस्तों जो रिसेंट के होते हैं ना उसको याद रखते हैं। ठीक है, ईमानदारी से बताएं। ठीक है, हम हिंदी के मास्टर हैं, लेकिन हम गूगल तो नहीं है ना। क्या आप रख सकते हैं? कोई आपसे पूछ दे कि पहला लिस्ट पूछेगा सलाका पुरस्कार, अरे भाई ये कोई प्रधानमंत्री का लिस्ट थोड़े है कि मैं बता दूं जलई मोचई रवि चपी, कि पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री आ गए, फिर इंदिरा गांधी आ गई, फिर मोरारजी देसाई जी आ गए। ये इस तरह का क्रम थोड़े कि मैं बता दूंगा। या फिर ये जो है बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये इनका भी क्रम नहीं कि मैं आपको बता दूं। तो ये क्रम किसका दोस्तों? ये इस तरह का डिफिकल्ट है ना, तो नहीं याद होता सवाल। हां, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस तरह के डिफिकल्ट सवाल हैं, इसका जनरली कोई जवाब नहीं दे पाता। तुक्का मारने वालों की बात अलग है। ठीक है, फिलहाल याद रखेंगे, पहला पूछता तो जवाब दिया जा सकता था, क्योंकि पहली बार डॉक्टर रामविलास वर्मा जी को दिया गया था। 5 लाख का इनाम मिलता है, 1986 में स्थापना हुआ। ये कॉमन सी बातें याद रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हूं निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा? ठीक है, डिबिया होना चाहिए। डिबिया, डिबिया दोस्तों एक वचन शब्द है। ठीक है, डिबिया का बहुवचन क्या हो जाता है दोस्तों? जब लिखता है यहां पर डिबिया, क्या लिखते हैं दोस्तों? डिबिया लिखता, तब दोस्तों ये बहुवचन होता। हीरा भी बहुवचन नहीं है, प्याला भी बहुवचन नहीं, समाचार बहुवचन है। और समाचार दोस्तों कैसा बहुवचन है? तो यह सदैव बहुवचन वाला शब्द है। क्या दोस्तों? यह सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है, इसका एक वचन होता ही नहीं है। समाचार एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन वाला शब्द है। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए जो परीक्षा में आता है, जैसे कभी भी परीक्षा में आपको हस्ताक्षर मिल जाए, कभी भी परीक्षा में दोस्तों आपको आंसू मिल जाए, कभी भी परीक्षा में दोस्तों इसी तरह से आपको दर्शन शब्द मिल जाए, तो इनका जान लीजिए सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। या फिर
आपको प्राण शब्द मिल जाए, या फिर आपको दाम शब्द मिल जाए, या फिर आपको दोस्तों अक्षत शब्द मिल जाए, ये ऐसे शब्द जो सदैव क्या रहते हैं दोस्तों, सदैव बहुवचन रहते हैं। ये दोस्तों सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर लगे हाथ ना आप सदैव एक वचन वाले भी 2-3 एग्जांपल आप दे ही देते हैं, ठीक है, जो सदैव क्या रहते हैं दोस्तों, जो सदैव एक वचन रहते हैं। तो जैसे कभी दोस्तों वर्षा लिख दे, वर्षा, वर्षा, वर्षा में क्या होता है दोस्तों, तो जल की बारिश होती है, ठीक है, तो वर्षा लिख दे, या पानी लिख दे, या फिर बारिश लिख दे, या फिर दूध लिख दे, दूध लिख दे, या फिर घी लिख दे दोस्तों, इस तरह के जो, या फिर जनता लिख दे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जनता सदैव एक वचन में, जबकि लोग क्या दोस्तों, ये बहुवचन में, ये अंतर होता है, ठीक है। अब दूध हो गया तो दोस्तों दही भी लिख लीजिएगा, आकाश लिख लीजिए, ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो सदैव एक वचन में यूज किए जाते हैं और इसीलिए परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए जानबूझकर पूछा जाता है आपसे, ठीक है, वरना क्यों पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये भी देखिए अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन कुंवर नारायण सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किस वर्ष प्रदान किया गया था, ठीक है, किस वर्ष। अब भाई अगर ये आपसे पूछता कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया या ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों कितना बढ़िया सवाल होता। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो बात करेंगे, ठीक है, तो अभी हाँ स्थापना कर लीजिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर कभी स्थापना पूछे तो बताइए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब किया गया, 1961 में, जबकि स्थापना करने के बाद भी ये बढ़ नहीं रहा था। और याद रखेगा अगर इसकी शुरुआत पूछेगा तो शुरुआत बताएगा 1965 में। अब सोचिए कितना टेक्निकल सवाल है, कितना टेक्निकल सवाल है। कौन बच्चा इतना बात ध्यान रखेगा कि भाई स्थापना 61 में हुआ था और पुरस्कार बंटना कब से शुरू हुआ, 1965 से। आप ध्यान रख पाओगे इस बात को, लेकिन ये परीक्षा में आता ही आता है। जो बच्चा 65 रट के बैठ जाए, अब 61 वाला ऑप्शन सही हो गया। बच्चा कंफ्यूज, सर हमने तो 65 पढ़ा था, ये तो सही जवाब है। ध्यान देना, स्थापना, स्थापना होना अपनी बात है, अपनी जगह है, और उसको कंटिन्यू प्रोसेस में आना अपनी जगह, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुआ था, लेकिन जो प्राइज बटा है वो 1965 से स्टार्ट हुआ है, इसको याद रखेगा। और पहली बार दोस्तों किसे दिया गया, किस हिंदी लेखक को दिया गया, तो पहली बार 1965 ईस्वी में ही यह किस हिंदी लेखक को दिया गया, हिंदी लेखक को दिया गया यह पुरस्कार। तो यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसे दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत जी को। जैसे वहां रामविलास वर्मा जी पढ़े थे ना, उसी तरह से यहां। अच्छा ये 1965 आपको याद भी रहेगा, इसी समय इंडो पाक वार हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये मिला था। आखिरी बार दोस्तों बात करें तो मई 2023 में, यही लिख लेते हैं, मई 2023 में यह पुरस्कार गोवा के एक लेखक है दोस्तों, गोवा के लेखक दामोदर मौजो को दिया गया। लेखक दामोदर मौजो, जी हां, दामोदर मौजो को दोस्तों यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये आप याद रखेंगे। अब जो सवाल पूछा कि कुंवर नारायण जी को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साल दिया गया, तो मैंने आपसे कहा ना, यह भी अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है। यह 2005 में दिया गया, लेकिन है डिफिकल्ट। क्यों, बीच में से कहीं भी पूछ लोगे तो कैसे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, बहुत डिफिकल्ट है। अब देखिए जिसका विषय हिंदी होगा, ठीक है, जो मेंस की प्रिपरेशन वगैरह करेगा, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देगा, उन्हें ये सब पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, कब किसे दिया गया, ठीक है। आप क्या है कि आप ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर वाले बच्चे इसे नहीं याद कर पाते, ठीक है। तो ये वाले डेटा आप याद रखिए, ये वाला डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी सवाल आ सकता है। आगे बढ़िए, मां की बहन संबंध को बताने वाला सार्थक शब्द कौन है, चाची। चाची नहीं कहते दोस्तों, चाची किसे कहते, बच्चा जानता दोस्तों, किसे कहते हैं, चाचा की पत्नी को। चाचा कौन होता है, पिता के भाई की पत्नी, पिताजी के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी को क्या कहते हैं दोस्तों, चाची कहते हैं। मौसी किसे कहते हैं दोस्तों, तो मौसी कौन होती हैं, मौसी माँ की बहन होती है। क्या होती है दोस्तों, मौसी माँ की बहन होती है। दादी दोस्तों क्या होती है, पिताजी की माताजी, पिताजी की माताजी को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं, ठीक है। नानी किसे कहते हैं, माताजी की माताजी, हाँ, माताजी की माताजी को क्या कहते हैं दोस्तों, नानी कहते हैं। कॉमन सी बात है, बच्चा जानता है। मौसी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेकिन आज केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुआ था, 1 मिनट, इसकी स्थापना को 2 मिनट के साइड रखिए दोस्तों। यहां जो सवाल आता है ना, ये आता है दोस्तों इसके मुख्यालय से संबंधित सवाल। कहां आता है, मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और सवाल यहां भी नहीं, सवाल
आता दोस्तों इसके क्षेत्रीय कार्यालय से, मैंने कई बार पढ़ा, ठीक है। सवाल कहां से दिया दोस्तों, इसके क्षेत्रीय कार्यालय से सवाल दिया, तो इसके दोस्तों क्षेत्रीय कार्यालय जो है जरा वो याद रखिए। अब नई दिल्ली जो मुख्यालय है ना, उस वजह से क्षेत्रीय कार्यालय को नई दिल्ली मत बताइएगा, ठीक है, उसको छोड़ करके हैं। जैसे कहां कहां है दोस्तों, जैसे आपने चेन्नई का नाम सुना होगा, जैसे कोलकाता का नाम सुना होगा, चेन्नई, चेन्नई, कोलकाता, कोलकाता, और फिर हैदराबाद। देखिए हैदराबाद भी आपके दक्षिण में है और चेन्नई भी दक्षिण में, ठीक है। और यहां पर लिखे दोस्तों गुवाहाटी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके चार क्या हैं दोस्तों, इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है और गुवाहाटी। इसके चार जो हैं वो हैं, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय, इसको याद रखिएगा। अब मुद्दा आता है दोस्तों कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब किया गया, तो 73 में नहीं, 81 में नहीं, सबसे पहले दोस्तों यही केंद्रीय हिंदी निदेशालय बना था, उसके बाद जाकर ज्ञानपीठ वगैरह पुरस्कार की शुरुआत किया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। 60 में केंद्रीय निदेशालय बना, 61 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई, और जो बांटा गया पहली बार दोस्तों 1965 में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार बांटा गया। किसे बांटा गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार को बांटा गया, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। तो 60 के बाद आई भाई, आगे बात समझ में अच्छे से ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण, जो निरंतरता को दिखाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाना समाप्त हुआ नहीं, आप पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा मोबाइल चला रहा है, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं या सुन रहे थे, तो भी दोस्तों ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को बता रहा है। तो दे डालो मतलब ये तो समाप्त कर दिया। पानी बरसने लगा, ये भी नहीं, पानी बरसता रहता है यानी अभी चल ही रहा है। तो ये दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, लिख रहा है इनमें से कौन सा मालगोदाम शब्द के समास विग्रह, समास नहीं समास, ठीक है, मालगोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। मालगोदाम का समास विग्रह क्या होगा, माल से गोदाम नहीं, माल बनाने के लिए गोदाम नहीं, माल के लिए गोदाम। क्या दोस्तों, माल के लिए गोदाम, किसके लिए, माल के लिए गोदाम, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा, यही समास विग्रह है। और जो के लिए शब्द है दोस्तों, ये जो के लिए है, ये किसके लिए, कौन से कारक को बताता है दोस्तों, तो यहां संप्रदान कारक की बात आती है। किसकी बात आती है, संप्रदान तत्पुरुष की बात आती है ना, संप्रदान तत्पुरुष की बात आती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों फिलहाल आपका सही जवाब है। आगे बढ़िए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, बताना है कौन क्या सही है। पंचों का कहा सिर माथे, यानी क्या, फैसला मानना, यही तो हो जाएगा। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, बीती बातें सोचकर भविष्य की सोचे, समय पर ही काम पूरा होता है, सहायता करने वाले पर रौब जमाना, यही ये सही हो जाएगा। सहायता करने वाले पर रौब जमाना, इसके बाद हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, मतलब जो जिसके हम सहायता करते हैं उल्टा हमी पे क्रोध दिखाता है। सहज पके सो मीठा होए, यानी समय पर ही समय पर ही काम पूरा होता है। बीती ताही विसारी दे, आगे की सुध ले, बीती ताही मतलब बीती बातों को भुला करके हमें आगे काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डी हो जाएगा। तो एक बार मैच कराई दोस्तों, तो पहले का ए हो गया, दूसरे का 4 हो गया, 4 हो गया, तीसरे का 3 हो गया और चौथे का 2 हो गया। तो 1 4 3 2 ढूंढ लीजिए, 1 4 3 2, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। आई बात समझ में ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या दे रहा है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जैसे मैं कहूं मैं करता हूं ना, अब नितिन सर कलम से लिख रहे हैं, ठीक है, नितिन सर कलम से लिख रहे हैं, ये दे दिया। अब कर्ता तो दोस्तों नितिन सर हो गए, और ये माध्यम क्या हो गया दोस्तों, माध्यम एक कलम हो गया। तो दोस्तों कर्ता जो कोई काम करता, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां करण याद रखेगा, यहां करण कारक होगा, ठीक है। तो कर्ता द्वारा जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, करण कहते हैं, ठीक है। यहां कर्म मत कर दीजिएगा, करण जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर करण की बात करेंगे तो करण के पहचान चिन्ह से होता है, संप्रदान में पहचान चिन्ह क्या होता है दोस्तों, के लिए होता है, और अपादान में भी पहचान चिन्ह से होता है, लेकिन यह अलगाव के लिए यूज होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये मैंने आपको कारक चिन्ह भी बता दिया।
आगे बढ़िए, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास की रचना का नाम बताना दोस्तों। लिख रहा दोस्तों भाव विलास, भाव विलास के तो है नहीं। ठीक है, अब बात आती कि अगर भाव विलास के रचनाकार ये नहीं है तो कौन है दोस्तों? आपने एक देव नाम के कवि का नाम सुना होगा, मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया था, ये वही है। ठीक है, ललित ललाम की बात करें दोस्तों तो यह मतीराम की रचना है। किसकी रचना दोस्तों? मतीराम की रचना है। रस मंजरी दोस्तों, रस मंजरी या फिर अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, ये सब किसकी रचना दोस्तों? एक इन्हीं की रचना है, सुदामा चरित, सुदामा चरित। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुदामा चरित दो लोगों ने लिखा, एक सुदामा चरित लिखा है नंददास जी ने, एक सुदामा चरित लिखा है नंददास जी ने, एक सुदामा चरित लिखा है नरोत्तम दास जी ने। किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने। ठीक है, नरोत्तम दास, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसी तरह से छत्रसाल दशक, छत्रसाल अच्छा शतक लिखा है, शतक नहीं रचना दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो रचना है उस रचना का नाम है छत्रसाल दशक। क्या नाम है? छत्रसाल दशक रचना है, छत्रसाल शतक नाम की कोई रचना नहीं। हां, ये दशक होता तो हमने पढ़ा दोस्तों कवि भूषण जी के बारे में। ठीक है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में। और अगर शतक की बात करता तो याद रखेंगे एक रचना दोस्तों जिसका नाम है लक्ष्मण शतक। क्या नाम है दोस्तों? लक्ष्मण शतक। इस लक्ष्मण शतक के रचनाकार कौन है? आपने खुमान का नाम सुना होगा, खुमान। ठीक है, खुमान, ये दोस्तों इनकी रचना है लक्ष्मण शतक। उसे मैं शतक की वजह से बता रहा हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे मेरी बात समझ में ना? तो यहां क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपके लिए सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, लिख रहा कोई आया था, इसमें कौन सा भेद है? सर्वनाम का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक तो है नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचकता का बोध नहीं होता है, पुरुषवाचक भी नहीं, निजवाचक भी नहीं। ठीक है, यह क्या दोस्तों? अनिश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि कोई आया था, अब कोई में पता नहीं कौन था, तो निश्चय तो है नहीं, निश्चित तो है नहीं, इसलिए दोस्तों यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों, तो गोले के साथ तोपो नहीं लगेगा दोस्तों, ये गलत कर दिया। गोलों और तोपो ये सही हो सकता है। गोला और तोप से आक्रमण किया, बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, गोले और तोपे से आक्रमण किया, ये भी गलत है। ठीक है, तो जो गलत है वो मैंने हटा दिया, जो सही है उसे आप समझिए कि दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया ना, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 प्लेटफॉर्म के अलावा हमारा एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जिसका नाम है study91pro.com। एक बार आप विजिट तो कीजिए, विजिट करने का कोई चार्ज नहीं, और एक एक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। आप जिस जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके एक एक टेस्ट तो आप दे ही सकते हैं। यार तो जो फ्री में पहले उसे दे लो ना, क्यों जा रहे हो पैसे खर्च करने? एक बार आप साइन अप तो करो, एक बार आप एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करो, एक पेपर देके तो देखो। एक पेपर यूपीएसआई का दे लो, एक पेपर यूपी पुलिस का दे लो, एक पेपर जो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ तैयारी कर रहा है, भाई हर एग्जाम के लिए एक एक पेपर फ्री किया गया है। तो जो फ्री वाला पेपर है उसे तो आप देख सकते हैं ना। अच्छा, फ्री वाले पेपर को देख लीजिए, सोल्यूशन के साथ दिया गया है। और ये जो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप टेस्ट सीरीज देंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। हमारे सोचने से कि हम पुलिस बन जाएंगे नहीं होता है ऐसा। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बन जाऊं, इतना आसान नहीं है। तो लोगों को पीछे करना है, आपको अपने कंप्यूटर को पीछे करना है, तो आपको डेली टेस्ट सीरीज देना होगा, यही सत्य है। आप चाहे कितना भी अच्छा क्लास कर लो, चाहे कितने भी अच्छे टीचर से क्लास कर लो ना, कुछ नहीं होने वाला। मेरे से क्यों ना पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। होगा कब? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ये मान के चलो। अब प्रैक्टिस आप यहां से भी कर लो। अब कई बार बच्चों को लगता है सर मोबाइल से नहीं हो पाएगा, नहीं डिफिकल्ट सर, मोबाइल से नहीं करने का। ठीक, कोई बात नहीं, किताबें हमने बना दिया, किताब से कर लो। सर किताब के सवाल अलग हैं और यहां के सवाल अलग है, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। चाहता तो कर सकता था, नहीं करना है, नहीं करना है। तो नए नए सवाल दोस्तों आप ये प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से। उसके साथ ये जीएस की किताब है, ये बड़ी पतली किताब है। मैंने इसको ये सोच के तैयार किया था ना, मतलब ये इस किताब की खासियत बताऊं मैं, इस किताब में स्टडी मटेरियल भी दिया गया है। जब मैं इस किताब को तैयार कर रहा था ना तो पहले पेपर तैयार कर रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे जीएस के क्वेश्चन निकालिए, 5 स्टेट के जीएस के क्वेश्चन निकाले। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और जो है दिल्ली पुलिस। ठीक है, कुल 90 पेपर को कवर किया गया, कुल 4000 सवाल इसमें दिए गए। कितने सवाल? 4000 सवाल। इसके अलावा पढ़ने के लिए अलग से स्टडी मटेरियल भी दिया गया है। क्या मैंने देखा कई बार ना, जैसे मुद्रा से खूब सवाल आ रहे हैं, हमने कहा मुद्रा से सवाल आए ना, एक काम करो सारी मुद्रा की लिस्ट तैयार कर दो, जो जो इंपॉर्टेंट है सब इसमें मिल जाएगा। तो ऐसे कम से कम 30-40 टॉपिक भी इसमें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेके देखोगे मजा आएगा। कॉम्बो में किताब अभी मिल जाएगी, तो ऑर्डर कर लो, आपके भले के लिए समझा रहा हूं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं जो कि हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? जो पुल्लिंग है, भाई गिलहरी कौन नहीं जानता, ठीक है, गिलहरी स्त्रीलिंग शब्द है। गिलहरी क्या दोस्तों? गिलहरी जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। कोयल भी स्त्रीलिंग शब्द है। खटमल दोस्तों क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और मक्खी भी क्या दोस्तों? ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां सही जवाब क्या हो जाएगा? खटमल हो जाएगा। तो बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गुणवाचक विशेषण नहीं है? जो गुणवाचक विशेषण नहीं बताना, जैसे बात, बात की विशेषता क्या दोस्तों? सच्ची। तो सच्ची, बुरी, अच्छी, खराब, ये सब दोस्तों गुणवाचक विशेषण है, सही है। मनो अनाज, मनो मतलब क्या होता है दोस्तों? मन। मन दोस्तों का नहीं होता है कि एक मन चावल ले आओ, एक मन गेहूं ले आओ। तो मन दोस्तों क्या है? ये परिमाणवाचक, क्या दोस्तों? यह परिमाणवाचक है। यह जो है दोस्तों यह गुणवाचक नहीं। बाकी गोल दोस्तों गुणवाचक है, गुलाबी भी गुणवाचक और सच्ची भी दोस्तों गुणवाचक है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे ये मन, टन, किलोग्राम, ये सब क्या है? ये परिमाणवाचक है, माप तौल के लिए दोस्तों यूज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है? अच्छा, अभी देखिए पीछे हमने बताया दोस्तों सुदामा चरित। सुदामा चरित जो किताब है दोस्तों, इसको 2 राइटर ने लिखा है। अच्छा, दोनों लोगों की किताब अलग अलग है। एक राइटर है दोस्तों नरोत्तम दास, कौन है? नरोत्तम दास। और एक राइटर दोस्तों नंददास, कौन है? नंददास। तो दोनों को आप याद रखेंगे, काफी अच्छा सवाल है। ये नंददास वाले दोस्तों जो अष्टछाप के कवि थे। किसमें आते हैं दोस्तों? यह अष्टछाप के कवि आते हैं, में आते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आ गया सर, जानकी मंगल और रुक्मणी मंगल, ये भी हमने सुन रखा है। तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये दोस्तों किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है, तुलसीदास। जानकी मंगल भी इन्हीं की रचना है और पार्वती मंगल भी इन्हीं की रचना है। पार्वती मंगल वो भी इन्हीं की रचना है। तुलसीदास जी के एक चचेरे भाई थे, हो सकता है आप न जानते हो, लेकिन जानिए तुलसीदास के सगे चचेरे भाई थे जिनका नाम है दोस्तों नंददास, ठीक है। नंददास, यहां जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन्हीं नंददास जी की रचना का नाम क्या दोस्तों? इन्हीं नंददास जी की रचना है रुक्मणी मंगल। और ये जो अगला पढ़ रहे हैं दोस्तों हनुमानाष्टक, ठीक है, हनुमानाष्टक दोस्तों हृदय राम जी की रचना है। किसकी रचना है? यह हृदय राम जी की रचना है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है, बढ़िया सवाल है, ये सब पूछता है परीक्षा में, इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठा, वह देर के साथ सोकर उठा, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो यहां सही क्या हो जाएगा? पढ़ते चलेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या। भाई इतने आसान सवाल तो आप कर ही लेंगे, ये मैं मानता हूं। रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक कौन दोस्तों? बहुत पॉपुलर रचना है और जीवन भर में दोस्तों एक ही अच्छी किताब लिखा। किसने दोस्तों? सैयद इंसा अल्लाह खां जी ने। किसने दोस्तों? सैयद इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। अब एक चीज आपको याद आ रहा होगा, सर हमने कहीं ना लल्लू लाल जी के बारे में पढ़ा है और सदल मिश्र जी के बारे में पढ़ा। जी हां, ये दोस्तों गद्य काल के 4 स्तंभ माने जाते हैं। पूछता परीक्षा में कि गद्य काल के 4 स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं, ठीक है। गद्य काल के 4 स्तंभ, 4 पिलर माने जाते हैं। उन 4 पिलर में दोस्तों नाम आपसे पूछता है, उन 4 पिलर का नाम पूछता है। तो सबसे पहले नाम आप किसका लिखेंगे दोस्तों? लल्लू लाल जी का नाम लिखेगा, ठीक है, लल्लू लाल जी का। उसके बाद दोस्तों दूसरा नाम किसे लिखेंगे? दूसरा नाम लिखेगा सदल मिश्र जी का नाम। याद है कि मैं खाली बोलते चल रहा हूं, सुना भी आपने कि नहीं? ये बहुत बार परीक्षा में दोस्तों आ चुका है। और जो इसमें तीसरा नाम आता है सब यहीं पे लिखा है, ठीक है। बस एक नाम यहां पे नहीं लिखा, सुदामा क्या नाम है? इंसा अल्लाह खां तो लिखा है। अच्छा, राम प्रसाद निरंजनी, ये नहीं दोस्तों, ये गद्य काल वाले में क्या नाम है? सदा सुखलाल। क्या नाम है? सदा सुखलाल। केवल इन्हीं का नाम नहीं लिखा, बाकी 3 नाम तो ही लिखा है। सदा सुखलाल और एक हो गए इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, ये आप याद रखें दोस्तों। ये गद्य काल के 4 स्तंभ माने जाते हैं, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, लल्लू लाल जी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या दोस्तों? तो इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है प्रेम सागर। क्या नाम दोस्तों? प्रेम सागर, याद रखेगा। इसी तरह से सदल मिश्र जी की एक रचना दोस्तों जिसका नाम है नासिकेतो पाख्यान। क्या नाम दोस्तों? नासिकेतो पाख्यान, ये दोस्तों रचना है, याद रखेगा। और इंसा अल्लाह खां जी की रचना का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी, जिसको भी याद रखेगा। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद कौन सा? रसीली नहीं, रसायन नहीं, सरपुरा नहीं। रस से भरा मतलब रस भरा, सिंपल सी बात है। रस से भरा मतलब रस भरा हो जाएगा, तो इसको याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो
नमक, नमक दोस्तों, नमक अच्छा होता है, अच्छी नमक नहीं होता है। नमक क्या दोस्तों, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, नमक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। लौंग दोस्तों जो शब्द है मसाले का नाम होता है, और दोस्तों लौंग क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। भात दोस्तों क्या है, भात पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और पनीर भी क्या दोस्तों, ये भी पुल्लिंग शब्द है। तो लौंग दोस्तों यहां पर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि आपसे पूछा है स्त्रीलिंग, ठीक है, तो यही जवाब हो जाएगा। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना दोस्तों किसने किया था, सवाल आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेगा ये जो रचना है दोस्तों किसके द्वारा किया गया, सोच समझ के जवाब दीजिए। ये रचना किया गया, अच्छा आपने कभी नाम सुना है अष्टछाप के कवियों का? अष्टछाप के कवि का नाम सुनेंगे तो वहां दो अष्टछाप के जो कवि थे ना, इसमें कुल 8 कवि थे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूं। अष्टछाप के कवियों में दोस्तों कुल 8 लोग थे। ये 8 लोग जो थे दोस्तों, ये 4-4 के कॉलम में बटे थे। कुछ लोग दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ठीक है। और कुछ लोग दोस्तों किसके शिष्य थे? विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे, ठीक है। विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। अब सवाल यह भी आता कि कौन वल्लभाचार्य का शिष्य था और कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था। तो वल्लभाचार्य की बात करेंगे तो वल्लभाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य में सूरदास का नाम आता है। सर वही जो आंख से अंधे थे, जिन्होंने सूर पचीसी, साहित्य लहरी, ये सब किताबें लिखी, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूं। दूसरा याद रखेगा दोस्तों कुंभन दास, ठीक है। तो सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए, परमानंद दास हो गए और कृष्णदास हो गए, ठीक है। परमानंद दास और कृष्णदास, ठीक है। कृष्णदास, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ये 4 यहां हो गए। ये चारों लोग दोस्तों किसके शिष्य माने जाते हैं? ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। इसी तरह से विट्ठल नाथ के शिष्य कौन माने जाते हैं? तो विट्ठल नाथ के शिष्य में नंददास का नाम याद रखेगा, नंददास का नाम याद रखेगा, शीत स्वामी का याद रखेगा, शीत स्वामी का नाम याद रखेगा, चतुर्भुज दास का नाम याद रखेगा, चतुर्भुज दास। एक और छूट रहा है ना भाई, कौन सा छूट रहा है? नंददास, शीतदास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, ठीक है। गोविंद, बहुत कंफ्यूजन होता है, जब 10-5 बार पढ़ेंगे तब जाके चीजें याद होंगी, ठीक है। तो इनके शिष्य माने जाते हैं। तो यहां जो जिस चीज के बारे में पूछा है कि पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया, तो वल्लभाचार्य नाम लीजिएगा। यहां सूरदास, विट्ठल दास और रामानुजाचार्य का मत लिखिएगा, ठीक है। रामानुजाचार्य ने हिंदी भाषा में दोस्तों प्रचार प्रसारण किया था, उसके लिए उन्हें याद किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या बताएगा? 210 की बात कर रहा, सुनिए। लिख रहा संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में कहां बताएगा? चलो ठीक है, 210 में नहीं बताएगा तो कहां बताएगा, या फिर संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो इसी को बस खाली उल्टा सीधा करेंगे, उत्तर आ जाएगा। यहां 210 लिखा था, यहां 120 कर दीजिए, ठीक है। इस 1 को 20 से उठा के बाहर कर लीजिए, ठीक है। इसको याद रखेगा। इसी तरह से विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली राजभाषा के बारे में दोस्तों, या भाषा के बारे में कौन बताता है? तो यहां बताता है दोस्तों अनुच्छेद 210 बताता है। राज्य की विधानसभा हो तो यहीं पे आ जाएगा, विधानमंडल हो गया तो ये भी बात हो गई। संघ की राजभाषा के बारे में दोस्तों कौन बताता है? यहां पढ़ते हैं अनुच्छेद 343 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 343। तो ये दोस्तों सवाल है, ठीक है। वैसे तो आपको लगेगा कि संविधान से पूछा गया सवाल है, लेकिन सही मायने में यह सवाल हिंदी में पूछा गया था, ठीक है। इसको याद रखेगा। एक बार फिर से दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ठीक है। जमुना नहीं जमुना, जमुना गए जमुनादास, ठीक है। जमुनादास, ठीक है। तो बताना दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? अपनी असफलता पर खींचना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, या फिर आय के अनुसार खर्च, या समय के बाद सहायता मिलना। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसे कहा जाता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी थाली का बैगन होना, यह भी उसी का अर्थ है। इसी को क्या कहते हैं? थाली का बैगन, थाली का बैगन, कभी इधर कभी उधर, जिसके पास कोई सिद्धांत ना हो, ठीक है। करक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी अपनी असफलता पर खींचना। का बरखा जब किसी सुखाने, यानी अब बरसने का क्या फायदा जब खेती सूख गई, यानी समय के बाद सहायता मिलना। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी उतना ही काम करना चाहिए, पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितना औकात बस हो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है आय के अनुसार खर्च करना। तो उत्तर क्या बना दोस्तों? पहले बना 2, दूसरे का बना 1, तीसरे का बना 4 और चौथे का बना 3। तो 2 1 4 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 2 1 4 3 ये सही कहां पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है 3 नंबर वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। आप यहां से मैच करा लीजिए, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार, वाह भाई वाह, सलाका पुरस्कार एक बार फिर से हमारे सामने आ गया है। तो सलाका पुरस्कार के बारे में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा दोस्तों कि 1986 में दोस्तों इस सलाका पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है, शुरुआत की गई थी। इस सलाका पुरस्कार में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो इस सवाल में पूछ रहा है। और पहली बार दोस्तों जो सलाका पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो 1986-87 के दौरान यह पुरस्कार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को दिया गया था। किसे दिया गया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि 2018-19 में आखिरी बार यह पुरस्कार बटा था विश्वनाथ शास्त्री जी को। किसे दिया गया था? विश्वनाथ शास्त्री जी को। उसके बाद से यह पुरस्कार किसी को अभी तक नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये वाली लाइन याद रखेंगे। आ गई बात समझ में ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति उसे भूमिका कहते हैं, नहीं, प्रष्टव्य कहते हैं। प्रष्टव्य का मतलब क्या होता है पहले समझ जाइए। प्रष्टव्य किसे कहते हैं? प्रष्टव्य मतलब होता है पूछने योग्य। क्या होता है दोस्तों? पूछने योग्य, ठीक है। अवैतनिक किसे कहा जाता है? जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन के काम करे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अवैतनिक कहते हैं। यहां सही जवाब क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, उसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? तो कामदेव को क्या क्या कहते हैं सुनिएगा। कामदेव के बारे में पूछ लिया ना, सुनिए। कामदेव का पर्यायवाची अगर आपसे पूछे तो क्या क्या बताएंगे? कामदेव का पर्यायवाची मनोज है, अनंग है, मनमत है। और क्या दोस्तों? कामदेव की पर्यायवाची मार है। कामदेव को स्मर कहते हैं। कामदेव को पंचसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचसर। कामदेव को पुष्प धनवा कहते हैं। कामदेव को रतिनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रतिनाथ कहते हैं। कामदेव को अनंग कहते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया। तो ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची? कामदेव के पर। यहां जो निलय लिख रहा है दोस्तों, निलय किसे कहते हैं? निलय घर को कहते हैं। घर को गृह कहते हैं। गृह को आलय कहते हैं। आलय को धाम कहते हैं। धाम को मंदिर कहते हैं। मंदिर को गेह कहते हैं, ठीक है, गेह कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? इसको निकेतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेतन भी कहते हैं। इसको आयतन भी कहते हैं। निकेतन आयतन दोनों होता है, ठीक है। ये सब दोस्तों घर का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर 4 चूज कीजिए आराम से। अगला सवाल देखिए। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटिए, ठीक है। लिख रहा वह छत से नीचे को गिर पड़ा। नीचे को क्या है? वो बोलो सीधे, वह छत से नीचे गिर पड़ा, छत पर से नहीं, वह छत से नीचे गिर पड़ा। ये सही हो जाएगा। वह छत से नीचे को नहीं, वह छत पर नहीं, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां सही हो जाएगा कि वह छत से नीचे को गिर पड़ा, ठीक है। नीचे गिर पड़ा को लगाने की जरूरत नहीं है, यह अनायास का हो जाएगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग कहां हुआ? अकर्मक। अब बच्चा सोचेगा कि तो चारों में अकर्मक है, नहीं। याद रखेगा, अगर आपको पढ़ाया गया हो तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी परीक्षा में ना आपसे क्या पूछ दे दोस्तों? जैसे सोना पूछ दे, सोना पूछ दे, उठना पूछ दे, उठना पूछ दे, जागना पूछ दे, दौड़ना पूछ दे, दौड़ना पूछ दे, भागना पूछ दे, भागना पूछ दे, टहलना पूछ दे, टहलना, टहलना पूछ दे, उड़ना पूछ दे, रोना पूछ दे, रोना पूछ दे, रोना धोना, ठीक है, रोना धोना, मरना मरना, जीना जीना, ठीक है, भागना, भागना तो लिखा। ये सब क्या होता है दोस्तों? ये अकर्मक क्रिया होता है। तो यहां सोना लिखा हुआ है, मैं सोता हूं, ये अकर्मक है। मैं पाता हूं, अब यहां भाव को समझिए। मैं पाता हूं, जैसे ये भी तो हो सकता है मैं पाता हूं, मैं वेतन पाता हूं, मैं वेतन पाता हूं, तब तो सही हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां भाव के आधार पर समझिएगा, मिल जाएगा। उसने पीटा, उसने किसे पीटा? जैसे उसने मनोज को पीटा, उसने मनोज को पीटा, ठीक है, तो भी ये सही हो जाएगा। इसी तरह से उसने खाई, तो उसने क्या खाई? उसने मिठाई खाई, उसने मिठाई खाई। तो याद रखेगा, मुद्दा ये नहीं कि नहीं लिखा है, वहां हो सकता आप उससे पूछेंगे सवाल तो मिलेगा आपको अपना जवाब, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों जब कभी ये सारे शब्द मिल जाए ना, तो ये सारे शब्द याद रखेंगे, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ये सकर्मक में आते ही नहीं है, ठीक है। अच्छी लगी क्लास में पढ़ के? देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, स्टडी 91 पर मैं बता दूं, हम ज्यादा बातचीत नहीं करते। और आप कभी भी आएंगे ना, ईमानदारी से अगर आपको पढ़ना हो, कम समय में ज्यादा स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे साथ आइए। हम ना लाइव केवल इसलिए नहीं देते हैं, आपके हित के लिए, आपका ज्यादा समय न जाए,
केवल इसलिए, और कोई कारण नहीं। भाई यहाँ वैसे भी मजे से पढ़ाते हैं, लाइव आते तो भी मजे से पढ़ाते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होता। सच बताएं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते, साथ में अपना भी नहीं करना चाहते, और इसी वजह से वाचिंग कम आती है। वाचिंग कम आती है, चाहते तो वाचिंग ज्यादा लाते, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें अच्छा काम करना है, हम उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाते। स्टडी 91 पर अगर आप कभी आएंगे ना, तो आपको मैथ की क्लास मिलेगी शाम को 7 बजे, आप अटेंड कीजिए। जीएस की क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी, रीजनिंग की क्लास 12 बजे, और हिंदी क्लास रात 8 बजे। आप मौका देके जुड़िए तो सही। ये किताबें ले लीजिए, कोम्बो वाली किताबें हैं। देखिए पसंद तो पक्का आएगी, ठीक है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए किताब पतली जरूर है, लेकिन खूब बिकी, मतलब बच्चों ने इसे बहुत पसंद किया। ये जो किताब है दोस्तों, मात्र 116 पेज की किताब है। आपके पास ये मोटी मोटी किताबें होंगी। लास्ट टाइम जिस दिन रिवीजन करना होगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। और जो स्टडी मटेरियल मैं बता दूं, कितने पेज का स्टडी मटेरियल इसमें मैंने बनाया है, ठीक है। इसमें करीब 15 पेज का स्टडी मटेरियल है। वो 15 पेज आप पढ़ के देखना, दिल खुश हो जाएगा आपके। और 15 में मैं थोड़ी सी लाइनें पढ़ के सुना दूं आपको। भारत में जितनी भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सीटें, वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा। देश, राजधानी, मुद्रा एक जगह मिल जाएगा। प्रमुख दिवस पूरे मिल जाएंगे। भौगोलिक उपनाम मिल जाएंगे। जितनी भी जल संधियां वो मिल जाएंगी। प्रमुख झीलें, चाहे विश्व भारत दोनों का मिल जाएगा। सभी जलप्रपात मिल जाएंगे। जितने दर्रे वो मिल जाएंगे। नदी के किनारे बसे नगर मिल जाएंगे। भारत और विश्व के प्रमुख बंदरगाह मिल जाएंगे। नदी घाटी पर्वत परियोजनाएं मिल जाएंगी। प्रमुख पर्वत श्रेणियां मिल जाएंगी। प्रमुख पठार मिल जाएंगे। मरुस्थल, उनकी स्थिति मिल जाएगी। महाद्वीपों में जो जो स्पेशल है, विशिष्ट, वो मिल जाएगा। प्रमुख चैनल एवं जल डमरू मध्य मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी, वो इस किताब में हैं। जितनी भी राष्ट्रीय सीमाएं वो यहां पर हैं। विश्व में जितने भी घास के मैदान वो यहां पर हैं। चक्रवातों के नाम, उनके स्थान मिल जाएंगे। विश्व की जनजातियां, उनके स्थान मिल जाएंगे। भारतीय पर्यटन स्थल मिल जाएगा। अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। कला एवं संस्कृति मिल जाएगा। भारत के प्रमुख लोक कला मिल जाएंगे, लोक कलाएं मिल जाएगा। पर्यावरणीय संस्थाएं, उनकी स्थापना मिल जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव मिल जाएगा। प्रमुख अभयारण्य एवं किस राज्य से संबंधित वो मिल जाएगा। भारत की प्रमुख नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां मिल जाएंगी। भारत के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख द्वीप मिल जाएंगे। विश्व के प्रमुख संगठन, उसके मुख्यालय मिल जाएंगे। विश्व के प्रमुख देश और देशों के क्या क्या नाम है वो भी आपको मिल जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक मिल जाएगा। चिकित्सा संबंधी जो आविष्कार हुए वो मिल जाएंगे। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम, उपनाम मिल जाएंगे। विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल जो आपसे पूछता है वो भी मिल जाएगा। मजा आया? इतना स्टडी मटेरियल इस किताब में, और जितना मैंने बोला उसको छोड़ करके 4000 सवाल मिल जाएगा। बोलो किताब में दम है कि नहीं? 116 पेज की किताब में इतना कंटेंट भर दिया हो ना, दिल खुश हो जाएगा आपको। लेके तो देखो, कोम्बो में लेके देखो भाई, सस्ता पड़ेगा आपको। कोम्बो में लेके, ये प्रैक्टिस वाली किताब भी ऑनलाइन ऑर्डर करो, ठीक है। तो समय है आपके पास, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। समय देंगे तो मजा खूब आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और कमेंट करिएगा, अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।